कार्डियोसाइट है सभी लोग कॉन्ट्रैक्शन में जाएं और जब सारे के सारे कार्डियोसाइट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंप्लीट मैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है एक साथ। और जब मैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ जो भी ब्लड भरा हुआ है, मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल 70 ml ब्लड हमें पंप कराना है, तो 70 ml ब्लड अगर यहाँ भरा हुआ है तो ये 70 ml जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो 70 ml बाहर आ जाए, कुछ ऐसा। अब सिंपल भाषा में बात करें कि मायोकार्डियल, अगर हम लोग जो मायोकार्डियल वीकनेस है, जो इसकी मायोकार्डियम है, अगर ये वीक हो जाए, सबसे पहला कॉज मायोकार्डियल वीकनेस, अनहेल्दी मायोकार्डियल वीकनेस इससे होगा क्या, जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, रिड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, रिड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब होगा क्या कि बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे हैं कि कंप्लीट मायोकार्डियम वीक हो जाता है। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एक एग्जांपल में लेफ्ट वेंट्रिकल को मान लेते हैं कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अगर बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जिसमें कंप्लीट मायोकार्डियल सेल वीक होते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे हैं कि कंप्लीट तो नहीं होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के मायोकार्डियम वीक हो जाते हैं। जैसे ये जितने भी मायोकार्डियम हैं सब हेल्दी हैं, लेकिन इस पार्ट का जो मायोकार्डियम है, जो यहाँ का मायोकार्डियम है, ये एरिया डैमेज हो गया। यहाँ के मायोकार्डियम सारे इनकी जितने भी मायोकार्डियम हैं सबकी डेथ हो गई है, ये सारे इनकी सबकी डेथ हो गई। तो होगा क्या कि ये वाला एरिया अब काम नहीं करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं इन्फाक्शन, इन्फाक्ट हो जाना, इन्फाक्शन। तो अगर यहाँ के मायोकार्डियम अब काम नहीं करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्शन इनका नहीं होगा। अब जब कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड आएगा 0.3 सेकेंड वाला, अब जब 0.3 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो इस कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, 0.3 सेकेंड तक ये पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो होगा क्या कि इतना एरिया, ये वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाला एरिया कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, लेकिन एक बीच का पोर्शन होगा जो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये इस वाले एरिया से जो एक दबाव पड़ना चाहिए, क्योंकि जब आपको कोई चीज निकालनी होती है तो जरूरी है कि दोनों तरफ से दबाव पड़े, तो बीच में जो भरा होगा वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर सोचो कि यहाँ से प्रेशर डाला जा रहा है, जब कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड हो रहा है तो यहाँ से प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर है, इस एरिया से भी प्रेशर है, यहाँ से भी प्रेशर है, इस ब्लड के ऊपर इधर से प्रेशर आ रहा है, यहाँ से प्रेशर आ रहा है, लेकिन इस साइड से प्रेशर ना आकर, और जब इधर से प्रेशर नहीं आएगा और इधर से प्रेशर लगेगा तो होगा क्या, ये पीछे की तरफ खिसकना शुरू कर देगा, लूज होना शुरू कर देगा। और अगर ये लूज, इस प्रेशर के कारण यहां अगर ये लूज होना शुरू कर देगा, ये पैरालाइज होने जैसा एक एक्शन होगा यहाँ कि यहाँ सेलुलर फंक्शन ही नहीं होगा, और इस फोर्स के कारण यहाँ इसको ये बैकवर्ड फोर्स इस पे जनरेट होगा और इस एरिया से पंप नहीं हो पाएगा, इस एरिया से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा,
तो होगा क्या कि कंप्लीट जितनी भी ताकत इस ब्लड पर लगनी चाहिए वो ताकत इस ब्लड पर जनरेट नहीं हो पाएगी, और ये जो 70 ml कंप्लीट निकल जा रहा था ये नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात? जैसे जैसे आपके पास एक सॉस की बोतल है, ये जो बार बार हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ते रहते हैं, तो ये सॉस की बोतल है और इसमें अगर सॉस है, फिल्ड है पूरा, और इसको आप चाहते हो कि हम बाहर निकालें, तो जरूरी है क्या कि आप यहाँ से भी और इधर से दोनों तरफ से आप पुश करते हैं तो यहाँ से निकलता है। लेकिन सोचो आप इधर से पुश ना करो, सिर्फ एक साइड से ही पुश करें इसको, तो जितने फोर्स आप पहले लगा रहे थे दोनों साइड मिलकर, उतना ही फोर्स अगर आप एक ही साइड से लगाएं तो जिस क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी में यहाँ सॉस आ जाता है उतनी क्वांटिटी में नहीं आएगा। वैसा ही होता है इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर अब डिपेंड करता है कि कितने सेल डैमेज हुए। तभी बहुत सारे लोग बचते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बचते। किसी किसी को 1 घंटा लग जाता है डेथ होने में, किसी किसी को 2 मिनट। डिपेंड करता है कि कितने मायोकार्डियल सेल इन्फाक्ट हुए हैं, और इस पे भी कितने इन्फाक्ट हुए हैं, कितने इन्फाक्ट हुए हैं उसके पीछे कारण यह है कि कौन सी आर्टीरियल ब्रांच जो कोरोनरी ब्रांच है वो ब्लॉक हुई है। आर्टीरियल ब्रांच ही ब्लॉक होती है तभी इन्फेक्शन होता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांच ब्लॉक हुई है। जैसे जो कोरोनरी ब्रांच है, तो कोरोनरी एक ब्रांच आई, फिर ये 2 ब्रांच में बट गई, फिर ये 3 ब्रांच में बट जाएगी आगे जाकर, फिर ये और 4 ब्रांच में बट जाएगी, फिर ये 4 जाकर 8 हो जाएगी, फिर ये 16 हो जाएगी। ऐसे बड़ी छोटी जितना आगे बढ़ेगी उतना ज्यादा छोटी ब्रांच होती चली जाएगी और पर्टिकुलर एक सेल तक पहुंचेगी। अब सोचो अगर ये ब्रांच है ये सिर्फ यहां ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ ये वाली ब्रांच जितने सेल को ब्लड सप्लाई कर रही थी, सिर्फ उतने सेल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, उतने सेल की डेथ होगी। लेकिन अगर ये ब्लॉकेज उठकर यहां आ जाए, अब अगर ये ब्लॉकेज उठकर और ऊपर आ गया तो इस ब्रांच से आगे जितनी भी ब्रांच बन रही थी उन सबको ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर ये उठकर और ऊपर आ जाए तो एक बड़ा एरिया इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि इससे ब्रांचेस बनी थी, 4 हुई थी, फिर 4 के बाद 16, फिर 32, ऐसे क्वांटिटी में। फिर अगर ये और ऊपर आ जाए, मतलब क्या हुआ कि कोरोनरी आर्टरी जितना पहले ब्लॉक हो जाएगी, सीवियरिटी उतनी ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? कुछ क्लियर हो रहा है मैटर? $70 ml आता है, 100% 100 ml होता होगा तो 30% रह जाएगा, आएगा 70 ml बाहर से स्ट्रोक वॉल्यूम में। सब में ये पूरा कार्डिया है। हम लोग एग्जाम्पल में लिए हुए हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर केसेस भी लेफ्ट वेंट्रिकल से ही होते हैं। लेकिन सेम चीज़ें आपको इमेजिन करना है, पूरे कार्डिया के साथ होता है, सबके साथ सेम होता है। इन्फाक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, इन्फाक्शन कहीं भी हो सकता है। लेफ्ट कार्डियक इन्फाक्शन राइट, लोअर, अपर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, कहीं भी हो सकता है।
मैं जो बता रहा हूँ वो दिमाग से सोचो कि मैं इन्फॉक्शन को समझा रहा हूँ और इसकी सीवियरिटी ज़्यादा क्यों होती है वो बताना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़, क्यों सीवियर होता है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग कोरोनरी आर्टरी को यहाँ एक ब्रांच बनाएं कोरोनरी आर्टरी की, कि ये एक ब्रांच हुई, फिर ये 2 ब्रांच हो गई, फिर ये 2 ब्रांच आगे जाकर जैसे ब्रोंकियल ट्री होता है, ये 3 ब्रांच हो गई, फिर ये आगे जाकर और छोटी छोटी ब्रांचें 4 हो गई, फिर ये वाली आगे आकर और पतली ब्रांच हो गई, 8 ब्रांच हो गई, फिर ये आकर 16 हो गई, फिर ऐसे ही ये बढ़ते चले जाते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब यहां से कोरोनरी आर्टरी की एंट्री हुई और ये पूरे मसल्स को सप्लाई करते हैं। अब है क्या कि जो यहां का ल्यूमेन है, ये जो ल्यूमेन है ये ज्यादा वाइड होगा, फिर आगे आप आओगे तो हो जो जब यहाँ डिवीजन हो जाएगा तो जितना वाइड इस यहाँ ल्यूमेन होगा पॉइंट नंबर 1 पर, उससे कम यहाँ हो जाएगा ल्यूमेन का वाइडनेस, फिर उससे कम यहाँ हो जाएगा ल्यूमेन का वाइडनेस, क्योंकि यहाँ 3 ब्रांचेज हो गई। जितना आगे बढ़ते चला जाओगे उतना ल्यूमेन कम होता चला जाएगा। ल्यूमेन मतलब उसका रास्ता कम होता चला जाएगा। आगे और जाओगे तो और कम होता चला जाएगा। जितना आगे जाओगे इसके रास्ते का जो नैरोनेस है वो बढ़ता चला जाएगा, ये सकरा होता चला जाएगा। अब है क्या कि जैसे मान लो कोई थ्रोम्बस है, कोई एम्बोलिज्म है, एम्बोलाई, वो ब्लड में सर्कुलेट होकर आ गया और कोरोनरी आर्टरी तक पहुंच गया, यहां तक, तो हो सकता है कि इसका साइज इतना था तो इसका ल्यूमेन ज्यादा था तो यहां से पास हो गया, लेकिन जब यहां से क्रॉस होना था तो इसका साइज इतना था कि यहां से क्रॉस नहीं हो सकता है, तो यहां फंस सकता है। तो अगर यहां फंस जाएगा, अब अगर यहीं ब्लॉक हो गया तो आगे की 3 ब्रांचेज में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, तो पूरा खत्म। समझ में आ रही है बात? अब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो जितने भी ये कार्डियोसाइट्स को सप्लाई करेंगे सारे के सारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन सोचो ये जो एम्बोलिज्म है इसका साइज थोड़ा और छोटा हो, इतना होता, छोटा होता तो यहां आता, यहां से भी क्रॉस हो जाता, यहां भी क्रॉस हो सकता था, यहां से ही क्रॉस हो जाता, और ये वहां जाकर फंसता। मान लो यहां इसका छोटा पड़ रहा है, यहां से क्रॉस नहीं हो पा रहा है इसके रास्ते से, तो ये इस यहां ब्लॉक करता तो सिर्फ यहीं पर सेल्स की डेथ होती, तो पूरा एक एरिया ना जाता। तो जितने कम मायोकार्डियल की सेलुलर डेथ होगी, जितने कम मायोकार्डियल सेल्स इफेक्ट होंगे, सीवियरिटी उतनी कम है, सीवियरिटी उतनी कम है। दूसरी चीज, जो मायोकार्डियल ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज डिपेंड करता है थ्रोम्बस या एम्बोलाई के साइज पे, कि साइज क्या है। जितना बड़ा साइज ब्लॉकेज उतना बड़ा, क्योंकि उससे उतने पहले वो ब्लॉक करेगा, और जितने पहले ब्लॉक कर दिया उसके आगे की ब्रांचेस सारी ब्लॉक हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? तो अगर किसी को हाइपरलिपिडीमिया है, मान लो किसी के ब्लड में लिपिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये ज्यादातर जो थ्रोम्बस एम्बोलाई हैं ये ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल के ही होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल अगर किसी को बढ़ा हुआ है, इसका मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि आर्टीरियल ब्लड में या कंप्लीट ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा हो, कहीं ना कहीं चिपक रहा हो। अगर कहीं बढ़ा हुआ आता है तो जरूरी है कि आप उस कोलेस्ट्रॉल को रुकवाएं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो मान लेते हैं कि कहीं पर छोटा टुकड़ा अभी डिपॉजिट हुआ होगा, मान लेते हैं कि वो कभी निकला और एम्बोलिज्म बनकर और कार्डिया में आ भी गया, तो अगर उसका साइज छोटा होगा तो कहीं आगे जाकर फंसेगा, तो उतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा जितना वो अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रोका गया, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया नहीं रोका गया, नहीं ट्रीट किया गया, तो उसका साइज बढ़ेगा और जब भी छूटेगा तो बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करेगा और फिर उस पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा।
ये सिवियरिटी है एमआई का और ये सिवियरिटी है ब्लॉकेज का। और क्यों ऐसे होता है कि कभी कभी लोग बच जाते हैं, कभी कभी लोग नहीं बचते हैं, कभी किसी किसी को ज़्यादा समय लगता है, किसी किसी को समय नहीं बचता है। जैसे अगर इतना ही एरिया ब्लॉक हुआ तो हो सकता है चलो इतना ब्लॉक है तो पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि इतनी सारी मसल तो काम कर रही है, क्योंकि जितना कम ब्लॉकेज होगा उतना बाकी तो ठीक होंगे, तो बाकी तो अपना कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो थोड़ा तो ब्लड तो आएगा। लेकिन अगर एक पूरा का पूरा एरिया, सोचो अगर ये पूरा एरिया इधर का ये पूरा ब्लॉक हो जाए, ये पूरा ही इन्फाक्ट हो जाए, तो सिर्फ इतना बचा, तो ब्लड की क्वांटिटी जो आउटपुट हो रहा था वो कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो जब और कम हो जाएगा तो सर्वाइवल में दिक्कत हो जाएगी, तो डेथ जल्दी हो जाएगी। तो डिपेंड ये करता है अर्ली डेथ पे और समय कितना है इस पर कि कितना ज़्यादा मायोकार्डियल सेल इन्वॉल्व हुआ है। और मायोकार्डियल सेल कितना इन्वॉल्व हुआ है ये डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज कहाँ पर हुई है, और ब्लॉकेज कहाँ पर हुई है ये डिपेंड करता है कि एम्बोलस का साइज क्या है। तो लो आउटपुट हार्ट फेलियर का एक कारण है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी वीक होना। और उसमें से एक एग्जांपल मैंने बताया तुम लोगों को कि इन्फाक्टेड एरियाज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को वीक कर देते हैं। अगर हम लोग मायोकार्डियल वीकनेस को डिवाइड करें तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। अब इससे एक चीज और आप सीखने को मिलेगा कि अगर मान लो ऐसे किसी को एमआई का अटैक आया है तो होता क्या है, जितना ज्यादा सेलुलर डेथ होगी उतना ज्यादा यहां से पंपिंग सिस्टम खराब होगा, यहां से पंपिंग सिस्टम खराब होगा। तो यहां पंपिंग से क्या नहीं पंप हो पा रहा है, यहां से जल्दी पंप क्या नहीं हो पा रहा है, ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो सेल्स हैं आपके, न्यूरॉन्स, कार्डियोसाइट, खुद के अपने सेल्स, बाकी और भी सेल्स, तो ये जो सेल्स हैं इन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। अब ब्लड ना पहुंचने से मेनली क्या नहीं पहुंच रहा है? O2 नहीं पहुंच रहा है। क्लियर? O2 नहीं पहुंच पा रहा है, जो सेंसिटिव है उस टाइम इमरजेंसी के लिए O2 नहीं पहुंच रहा है। अब किसी को अगर एमआई पड़ा हुआ है तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? आर्टिफिशियल O2 प्रोवाइड कराना, बाहर से आप जल्दी दीजिए। जो O2 बॉडी आपका नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है वो O2 आप बाहर से दीजिए, जल्दी से जल्दी O2 दीजिए। दूसरे आपको अगर जो थ्रम्बस है उसको डाइल्यूट करने वाली दवाइयाँ इमरजेंसी की जो हैं, कि डाइल्यूशन हो जल्दी, वो जल्दी गल जाएं, पिघल जाएं, हट जाएं, वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाए, ऐसी दवाइयाँ आप जल्दी से देंगे। तो ऐसी दवाइयाँ आप यूज़ करेंगे। चलो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे ये सब एमआई में। बात करते हैं लो आउटपुट हार्ट फेलियर के कॉजेज की। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉज है इंट्रिंसिक कॉजेज, इंट्रिंसिक कॉजेज, और दूसरे हैं एक्सट्रिंसिक कॉजेज, एक्सट्रिंसिक कॉजेज, इंट्रिंसिक कॉजेज और एक्सट्रिंसिक कॉजेज। इंट्रिंसिक कॉजेज है वो कॉज जो इंटरनल कॉज है मायोकार्डियम के, और एक्सट्रिंसिक कॉज वो हैं कि मायोकार्डियम के बाहर ऐसे कॉजेज हैं जहां पर लो आउटपुट करना पड़ रहा है, लो आउटपुट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रिंसिक कॉजेज, जो मायोकार्डियम के अपने खुद के कॉज है जिनके कारण से लो आउटपुट होता है ब्लड का। अनहेल्दी मायोकार्डियम इसको कह सकते हो। यहाँ पर मायोकार्डियम हेल्दी है लेकिन बाहर कुछ ऐसे कॉजेज हो रहे हैं
जिससे लो आउटपुट होता है, अनहेल्दी मायोकार्डियम है। अब अनइंट्रिंसिक मायोकार्डियल कॉजेज में सबसे कॉमनेस्ट डिजीज, सबसे कॉमनेस्ट कॉजेज इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, IHD, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिया का मतलब क्या है? ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई एट पर्टिकुलर सेल। किसी भी एरिया में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना इस्कीमिया कहलाता है, और जो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है वो हाइपोक्सिया है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके इस एरिया को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई और ये सेलुलर डेथ इनका हो गया, तो कोई जरूरी नहीं था कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी थी। या मान लो कि यहां पर डेथ नहीं हुई है, ये सेल्स अभी डेथ नहीं इनकी हुई है, ये जिंदा है, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि इस्कीमिया के बहुत सारे कारण हैं। जैसे जो ये कोरोनरी ब्रांच है, हो सकता है ये माइन्यूटली थोड़ी सी ब्लॉक हो,